साथियों, जादवपुर यूनिवर्सिटी का नाम दुनिया भर में सम्मान से लिया जाता था। इस कैंपस की नींव ही राष्ट्रवाद पर रखी गई थी। लेकिन आज यहां की स्थिति देखिए, कैंपस के अंदर धमकियां दी जा रही हैं, दीवारों पर देश विरोधी बातें लिखी जा रही है और छात्र अपनी पढ़ाई के बजाय सड़कों पर प्रदर्शन करने को मजबूर है। हम यहां अराजकता नहीं, एकेडमिक माहौल चाहते हैं। हम यहां धमकियां नहीं, संवाद चाहते हैं। जो सरकार अपने ही राज्य के सबसे बड़े शिक्षण संस्थान को नहीं बचा सकती, वो बंगाल का भविष्य क्या बचाएगी? एज ए स्टूडेंट ऑफ जादवपुर यूनिवर्सिटी, आपके क्या इश्यूज हैं? या पिछले 12 साल में नरेंद्र मोदी रहे सत्ता में, इसके अलावा 15 साल से ममता बनर्जी, कौन से इश्यूज आपको लगता है आपके लिए सिलेक्शन में इम्पोर्टेंट हैं? आई थिंक कुछ इश्यूज अगर देखें, फर्स्ट इफ़ आई हैव टू जज ऑन द बेसिस ऑफ बीइंग अ स्टूडेंट, तो फिर इश्यूज़ के बेसिस पे पहली चीज़ जो मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी तरीके से मुझे दिखती है वो एजुकेशन का मुद्दा है ऑब्वियसली। और ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है इस देश में कि आई थिंक लास्ट सेंट्रल गवर्नमेंट मिस्टर वाजपेयी की थी जिसने एजुकेशन का बजट बढ़ाया था अपने बजट में। उसके बाद से वो घटता आया है एंड स्टेट गवर्नमेंट्स में भी हम आज टीएमसी को काफ़ी लोग वेस्ट बंगाल से बाहर लेसर ईवल की तरह देखते हैं। उनकी काफ़ी सारी वेलफेयर स्कीम्स है, लेकिन आज स्टेट गवर्नमेंट्स में भी मैं केरल और दिल्ली के अलावा, मैं आम आदमी पार्टी की सरकार के अलावा किसी को नहीं कह सकता हूँ कि उन्होंने एजुकेशन के ऊपर बेहतरीन तरीके से काम किया है। तो आई थिंक आज हमारे जैसे देश में हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है एक तरीके से एजुकेशन पे ध्यान देने की, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे पास एक बहुत ही यंग डेमोग्राफिक है। हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड काफ़ी यंग है, एवरेज एज यंग है लोगों की, लेकिन ये जो पूरा यूथ है ये अनफॉर्चुनेटली ना ही सिर्फ अनएम्प्लॉयड है, ये अनएम्प्लॉयबल भी बनता जा रहा है। देयर इज़ अ लैक ऑफ इंस्टीट्यूशंस दैट कैन डेवलप स्किल्स। और अब सेंट्रल गवर्नमेंट ऑब्वियसली काफ़ी शोर शराबे से, मुझे याद है एनईपी लाई थी। हमारे बंगाली में कहावत है, फाका कुलशी आवाज़ बेशी। इट्स एक ऐसा घड़ा जो खाली होता है उसकी ज़्यादा आवाज़ होती है। प्रॉब्लम विद एनईपी ये है, में कहते हैं धोता चना बाजे घना। आई वॉज ट्राइंग टू अवॉइड दैट बट येस। तो वहाँ पे अब ये कहावत क्यों कही मैंने, अगर हम बीजेपी गवर्नमेंट को देखें या फिर कहीं पर टीएमसी को भी देखें, दोनों ने काफ़ी ज़ोरों शोर से अपनी स्कीम्स का ऐलान किया है। एनईपी जब लाई गई थी वो पॉलिसी के हिसाब से इट वाज सोल्ड एज एन एक्सट्रीमली प्रोग्रेसिव पॉलिसी, लेकिन हम देख रहे हैं कि एक तरीके से पहली बार प्राइवेटाइजेशन की तरफ पुश किया जा रहा है यूनिवर्सिटीज़ को। जेएनयू सारी यूनिवर्सिटीज़ को कहा जा रहा है कि अगर आपको सरकार से फंडिंग नहीं मिल रही है तो फिर आप प्लीज़ जाके वहाँ पे स्टूडेंट्स से वो खर्चा निकालिए। अब अगेन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ का काम है कि वो देश के यूथ को एजुकेट करे, उन्हें स्किल्ड बनाए, एक प्रॉपर यूथ बनाए। वो पैसा मैंने, ये हमें साफ तौर पे पता चलता है जादवपुर जैसी यूनिवर्सिटीज़ का जब कारनामा सामने आता है कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ कितनी इंपॉर्टेंट हैं, कि चलिए प्राइवेटली अगर आप अफोर्ड भी कर सकते हैं और पैसा भी दे सकते हैं, तब भी आपको सिर्फ जोकर बना के रखा जाएगा यूनिवर्सिटी में। बार बार उनकी बात सामने आ रही है। मुझे बताइए कि क्या एक ऐसा सिनेरियो अगर उभरता है कि बीजेपी अगर सत्ता में यहाँ आती है तो जादवपुर जैसी यूनिवर्सिटीज़ का क्या होगा? अब देखिए बीजेपी की पॉलिसी रहेगी कि देश में जितनी कम जादवपुर हो, जेएनयू हो और जितने ज़्यादा गलगोटिया हो उतना उनके लिए बेटर है। प्रॉब्लम इज़ दैट। तो वो ऑब्वियसली कोशिश करेंगे कि पूरे स्टेट को, और बंगाल हैज़ इट्स ओन इंटेलेक्चुअल हेरिटेज, जितना उसके लिए अभी मजाक बनाया जाए, ये किया जाए, बट बंगाल हैज़ हैड इट्स ओन इंटेलेक्चुअल heritage and the BJP will always be a greater threat to it than the TMC ever will. That is, a lot of people will not agree with it, but the BJP will always be a greater threat to any Bengali identity because they can't tell the difference between me and a Bangladeshi. Because to them, Tagore's, the national anthem that Tagore wrote for Bangladesh is an anti-national song, should not be sung by people. So BJP will always be a greater threat for anyone with the Bengali identity. तो क्या होगा? What happens to जादवपुर if BJP comes to power? हिंदी में बताइए। रिप्रेशन बहुत ज़्यादा जो है, जो अटैक्स हमने एक वक्त पे, मुझे याद है 2016-17 में जेएनयू में और 2019-21-20 में हमने जामिया में देखे, वैसे अटैक्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जादवपुर पे। अब जादवपुर की हिस्ट्री रही है रेजिस्ट करने की, हम ऑब्वियसली रेजिस्ट करने की कोशिश करेंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे वी आर स्टूडेंट्स
It's only as much as we can do without people outside Jadavpur supporting us. और आपके करियर, आपका जीवन सब तबाह कर सकती हैं सरकारें अगर चाहें तो उनके पास बहुत पावर है, वो तबाह कर सकते हैं। आप रेजिस्ट कर सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन उनके पास दे हैव अ लॉट ऑफ पावर। सरकार किसी का भी जीवन बर्बाद कर सकती है. That hasn't stopped people from dissenting. I mean, सरकार ने उमर खालिद का भी जीवन बर्बाद किया. It hasn't stopped him. I don't know if it will stop me or not. I don't know if it will stop people of Jadavpur or not. All I can tell you is कि रेजिस्टेंस होगा. अगर सरकार आज सोचती है कि वो बीजेपी अगर सत्ता में आके या फिर टीएमसी भी अगर सोचती है कि वो किसी तरीके से किसी पब्लिक इंस्टीट्यूशन को बर्बाद कर सकती है, रेजिस्टेंस आएगा, स्टूडेंट्स के साइड से आएगा, ऑब्वियसली आएगा. जी, आप बताइए कि मैं ये सवाल लाना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे लगता है कि ये सवाल बहुत अहम है अगर मैं जादवपुर में खड़ी हुई हूँ और खाली एक ही एको चेंबर में बात करना कि हम सिर्फ सेक्युलर स्पेस में बात कर रहे हैं, वो भी शायद ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसे वक्त में जबकि बड़ी तादाद में आप देखिए पिछले 2-3 इलेक्शन से बीजेपी को लगातार वोट मिल रहा है। पिछले इलेक्शन में उनको सीटें ज़रूर कम मिली, लेकिन अगर आप उनका वोट परसेंटेज देखिए सिर्फ 10% वोटर कम है जो ममता बनर्जी की टीएमसी है उससे, तो बहुत क्लोज फाइट है। 10% से वोट अगर उनको ज़्यादा आ जाता है, और इस बार तो एसआईआर हो रहा है, जो 5 से 15 हज़ार का फ़र्क था वो कम हो सकता है, वो जो मार्जिन था। तो इस सिनेरियो से इनकार तो नहीं कर सकते कि बीजेपी आ सकती है। आप क्या सोच रहे हैं? मेरा एक सिंपल से मतलब मेरा सोच है, क्योंकि देखिए आप मीडिया पकड़ के चलिए और आप किसी भी जगह चलिए, एक बात होता है कि इधर बीजेपी और टीएमसी भी, मतलब थर्ड पार्टी ऑल्टरनेटिव जो होना चाहिए उसे हम लोग डिस्कार्ड कर रहे हैं। मतलब देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ कांग्रेस और सीपीएम, इसको हम लोग अलग कर रहे हैं, यही सबसे बड़ी ख़राब चीज़ है। और एसआईआर का जो आप बोल रहे हैं इट्स अ रियलिटी, क्योंकि अगर मान के चलिए जो भी डिस्ट्रिक्ट है, जो स्पेशली बॉर्डर लाइन डिस्ट्रिक्ट मुर्शिदाबाद, मालदा, दिनाजपुर, इवन वेस्टर्न एरियाज़ में जैसे बांकुड़ा मान लीजिए, बर्धमान, हर जगह वोट परसेंट जो गैप था उसको एसआईआर में इम्पैक्ट हुआ है। स्पेशली मुस्लिम पीपल एंड वुमेन, उनके ऊपर इफेक्ट ज़्यादा हुआ है। और दूसरी बड़ी बात, हमारे सोच में, हमारे दिमाग में जो अल्टरनेटिव जो चाहिए हमें, उसी को कट ऑफ कर दिया जा रहा है। जैसे अगर टीएमसी पे है उसका ऑपोजिट में बीजेपी, देयर इज़ नथिंग एल्स, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो अगर आप मान के चलिए ऐसे इको चैम्बर जो बात कर रहे हैं, ये हम लोग बात करें क्योंकि हम लोग सोच रहे हैं और हम लोग उसको क्वेश्चन कर रहे हैं। बाहर आदमी, पीपल डोंट हैव टाइम। आप मान के चलिए आज इंसान को गैस के लाइन पे लाइन देना पड़ रहा है, उनको अपना एसआईआर के लिए लाइन देना पड़ रहा है, तो आदमी सोचेगा कब? उसको अगर इतना कम में बेस्ट रखा जाए, उनको हर टाइम सरकार एक सर्विलेंस करके रख रहा है कि भाई तुम यहाँ ये करोगे, तुमको ये देखिए, वो आप देखिए वहाँ कैमरा लगा है, हम लोग क्या करें ना करें हर चीज़ के ऊपर एक कंट्रोल रहेगा। सब रिकॉर्डिंग फाइलें बन रही हैं सब। हाँ, अब मान के चलिए कुछ भी अगर इधर उधर होता है, मतलब मैं नहीं कह रहा कि खराब चीज़ उसको पकड़ना नहीं जाए, मतलब मेरा मानना ये कि अगर कुछ सरकार के खिलाफ भी कुछ करे तो आपके ऊपर एक्शन हो सकता है। अगर इंसान को टाइम ही ना मिले कि सोचे कि मेरा क्या अच्छा है, मेरा क्या बुरा है, तो मैं कैसे करूँगा? तो यही मेन प्रॉब्लम मेरा। आपको लग रहा है कि बीजेपी ये करने की कोशिश कर रही है कि हम सबके दिमाग पे कंट्रोल कर रही है, यानी हमें इतना बिजी कर देती है दो चीज़ों में। एक तो लाइन में लग जाइए, हर कुछ महीने बाद आपको अलग अलग तरह की लाइन में लगना है, और लाइन में नहीं लग रहे हैं आप तो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो सोचने का टाइम नहीं है कि करना क्या है। देखिए बीजेपी का जो आइडियोलॉजी है, ऐसे मान के चलिए सीपीएम और बीजेपी दे आर रेजिमेंटेड पार्टी, उनके एक कैडर सिस्टम होता है। बट बीजेपी का डिफरेंस क्या है? दे डोंट जस्ट वांट योर वोट, दे वांट टू इंटर योर हाउस, दे वांट टू इंटर योर आइडियोलॉजी। वो आप कैसे सोचना चाहते हैं, जैसे फूको कहते हैं पावर इज नॉलेज, आप नॉलेज को कैसे कंट्रोल करें, बीजेपी वो चाहते हैं। बीजेपी आपका वोट से मतलब नहीं रखते, वोट देने के बाद खत्म नहीं हो रहा है उनका है कि आप क्या खाए, आप बीफ खाएंगे कि नहीं खाएंगे, आपको क्या कपड़ा पहनना है। आप ऐसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि उनके कपड़े देख के पता चलता है कि वो कौन है, वो आप क्या कपड़े पहनेंगे, किससे शादी करेंगे, एक ट्रांसजेंडर पर्सन एक साथ रहेंगे कि नहीं, उसको भी आप डिफाइन कर रहे हैं। तो आपका डेली लाइफ, मतलब आप जन्म होने के एकदम मरने तक आप उसको सरकार कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। कपड़े पहनने की बात है, मैं कह रही हूँ, मैं शर्त लगाती हूँ यहाँ पे, असीम दिखाइए तमाम लोगों का, और मैं शर्त लगाती हूँ उनमें से मुझे आप बताइए, दर्शक से पूछ रही हूँ, किसका क्या धर्म है, किसकी क्या जाति है। सिर्फ शक्ल देख के आपको पता चल सकता है कि ये लड़की है या लड़का है, लेकिन कपड़े से पहचानने वाले जादवपुर में आके फेल हो जाएंगे। प्रोफेसर पति, मुझे बताइए आपको समस्या क्या है बीजेपी से? अब 15 साल आपने टीएमसी को देख लिया, 30-35 साल आपने लेफ्ट पार्टियों को देख लिया, बीजेपी को भी एक चांस दे दीजिए। बीजेपी तो हिंदुस्तान का हुकूमत ऑलरेडी है, ऐसा नहीं है कि चांस की बात नहीं है। जो डबल इंजन सरकार की बात कहते हैं हमारे इधर का बीजेपी का लीडर, हिंदुस्तान का अगर आप फॉरेन पॉलिसी देखें, हमारा नेबरहुड पॉलिसी देखें, हमारा जो ऑल ओवर अक्रॉस इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट देखेंगे, हर काउंट में जो है वो डिक्लाइन हो रहा है। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि बीजेपी को चांस दे देखना। ऑलरेडी दूसरा स्टेट में जो बीजेपी है, चाहे वो उत्तर प्रदेश कह लीजिए और भी तमाम स्टेट्स में, नॉर्थ इंडिया, वेस्ट इंडिया में ऑलरेडी तो है। उधर में हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, लोगों का जो एवरीडे लाइफ किस तरह से घट रहा है। लेकिन वेस्ट बंगाल में तो कभी नहीं आए, तो एक चांस यहाँ मिलना चाहिए। हो सकता है
जितना विकास पूरे देश में हो रहा है वो वेस्ट बंगाल में भी हो जाए? कहाँ देश पे विकास हो रहा है, वही तो मैं बोलने का कोशिश कर रहा हूँ। ये जो विकास का जो नैरेटिव लगाया गया है, हमें विकास के साथ साथ इंक्लूसिविटी चाहिए, विकास के साथ साथ सेक्युलरिज्म की ज़रूरत है। बंगाल का जो सिचुएशन है बहुत नाजुक है, क्योंकि ये बॉर्डरिंग स्टेट्स है, इसमें हमारे पार्टीशंस का ट्रॉमा अभी तक मौजूद है। साथ साथ बंगाल का जो डेमोग्राफी है, इतना ज़्यादा माइग्रेंट लेबर, अगर आप लास्ट 2 साल में 2 दशक में देखेंगे, पूरा दक्षिण भारत, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और हर जगह जो है, हर गांव-गांव में बंगाली लेबर। मुर्शिदाबाद, मालदा, दिनाजपुर, कूच बिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, 24 परगना साउथ, नॉर्थ। तो इस तरह का जो बंगाल एक लेबर सप्लाई का स्टेट बन चुका है। हम लोग बड़े उम्मीद के साथ ममता बनर्जी को 2011 में लेकर आए थे लोग, कि कम से कम इस बंगाल का जो तारीखी जो कल्चरल जो है सिंक्रेटिज्म है वो बरकरार रहे, जिसमें हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चाहे सब एक साथ मिलजुल कर रहें। अनफॉर्चुनेटली लास्ट 5 साल में ममता बनर्जी का जो पॉलिसी रहा, देखिए सरकार मंदिर बना रही है, दीघा में जगन्नाथ मंदिर, सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर, इधर फिर दुर्गांगन, और तमाम क्लब्स को, दुर्गा पूजा कमेटी क्लब्स को 1,10,000 रुपया करके पैसा देना, साथ साथ इमाम मुअज्जिन को मुआवजा देना। ये जो सरकार के काम नहीं है। सरकार को हेल्थ में, एजुकेशंस में, यूनिवर्सिटी धुक रही है पैसा के बिना पैसा के वजह से। सरकार को जिस उलझन में काम करना चाहिए था वो ना करके वो रिलीजन को ब्रॉड लाया। लेकिन कहा यह जा रहा है कि भाई देखिए, एक तरफ बड़े मंदिर की पॉलिटिक्स हो रही है, तो मंदिर की पॉलिटिक्स को आप सेक्युलरिज्म से नहीं काट सकते, मंदिर से मंदिर को काटेंगे, और इसीलिए लेफ्टिस्ट जो है हार जाते हैं, क्योंकि समझ नहीं पाते कि उस वक्त का संदर्भ क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो इसलिए ममता बनर्जी मोदी की असली काट है। आप बोल रहे हैं ना, तो रामनवमी आप देखिए, बंगाल में 10 साल पहले रामनवमी बोल के कोई फेस्टिवल नहीं हुआ करता था। आप अगर देखिए बंगाल का बांकुड़ा, मेदिनीपुर, पुरुलिया, इवन कलकत्ता में, तो आप देखिए कि रामनवमी फेस्टिवल किस तरह से मनाया जा रहा है। मेरा कोई पर्टिकुलर फेस्टिवल से एतराज़ नहीं है। बंगाल का जो तमद्दुन, बंगाल का जो कल्चर है, ये नॉर्थ इंडियन कल्चर नहीं था। ये जो नॉर्थ इंडियन कल्चर को इंपोर्ट किया जा रहा है, एक तरफ ये जो मंदिर बनाने का कल्चर, दूसरी तरफ तृणमूल का जो एक एक्सपेल्ड एमएलए है हुमायूं कबीर, वो फिर मस्जिद बना रहा है बाबरी मस्जिद के नाम से। ये जो नैरेटिव मंदिर और मस्जिद का नैरेटिव, ये मंदिर मस्जिद का नैरेटिव में आपका सामाजिक न्याय, जैसे ओबीसी का रिजर्वेशन, जो बहुत बड़ा मुद्दा है बंगाल में, लेफ्ट बाया माज हुकूमत का डाउनफॉल का एक बड़ा रीजन था सचर कमेटी रिपोर्ट। सचर कमेटी रिपोर्ट उस वक्त ये डेटा लाया था कि बंगाली में माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक का सामाजिक इकोनॉमिक स्टेटस इतना ख़राब है कि नॉर्थ इंडिया से भी बहुत पोर है। उसके वजह से ममता बनर्जी को लिखा गया था उस वक्त। और तमाम जो मुसलमान वोट है बंगाल में, तकरीबन 30% वोट इन ब्लॉक अभी ममता बनर्जी को जा रहा है। पर देखिए ओबीसी रिजर्वेशन आज ख़त्म के दर, जो मुस्लिम नौजवान गरीब, उनको जो ओबीसी के तहत जो थोड़ा बहुत उनको जॉब और एम्प्लॉयमेंट मिलता था, वो आज एट द स्टेक। बंगाल में मुसलमानों के लिए इधर, और जो आदिवासी हैं, दलित है, उनका इशूज़ कुछ अलग है। ये मंदिर मस्जिद वाला इशू बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। मुझे लग रहा है कि हार्ड कोर जो इशूज़ है, रोटी रोजी वाला सवाल, जो मरेगी हर रोज का जो ज़िंदगी वाला सवाल, वो सवाल को उठाना चाहिए। और वो सवाल उठाने में नाइदर जो ट्रेडिशनल सो कॉल्ड मुस्लिम पॉलिटिक्स या फिर अग्रेसिव हिंदुत्व डिस्कोर्स जो है, ये दोनों कामयाब नहीं रहा। बंगाल का माहौल अलग है, सिचुएशन अलग है, इशूज़ अलग है, इसे हमें एक अलग तरीक़े से सोचना पड़ेगा। बंगाल को अलग तरीके से देखना होगा, बंगाल को अलग तरीके से सोचना होगा, लेकिन क्या बंगाल अलग तरीके से सोच रहा है ये भी देखना है। मैं कई लोगों से मिली हूँ, और उनमें ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो पहले लेफ़्ट को वोट दे चुके हैं, फिर वो लोग ऐसे भी हैं टीएमसी को वोट दे चुके हैं, वो लोग जो हैं सेंटर में बीजेपी को भी चांस दे चुके हैं। तो एक कंफ्यूज्ड लॉट भी है यहाँ पर। अभी आपके प्रोफेसर बता रहे हैं कि भी 30% मुसलमान, कल मैं कुछ लोगों से बातचीत कर रही थी और वो कह रहे थे कि हम सेफ्टी के लिए वोट दे रहे हैं। हालत ये हो गई है आज़ादी के इतने सालों बाद कि लोग अपने अधिकार के लिए नहीं, अपनी सेफ्टी के लिए वोट दे रहे हैं। तो ऐसे में तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी एक शेरनी की तरह जब दहाड़ती हैं कि मुझे सेक्युलर वेस्ट बंगाल चाहिए, उनकी आवाज़ तो पूरे देश में सुनी जाती है। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि आपने बोला कि सेफ्टी के लिए एक कंफ्यूज लॉट है जो बोलता है कि सेफ्टी के लिए कंफ्यूज लॉट अलग है जो सोचता है कि मैंने तो लेफ़्ट को भी ट्राई कर लिया, टीएमसी को भी ट्राई कर लिया, चलो बीजेपी को क्यों नहीं। दूसरा लॉट है जिसमें मुसलमानों की बड़ी तादाद है जो कह रहा है कि मुझे बीजेपी को रोकना है, अपनी सेफ्टी के लिए टीएमसी को वोट देना है। अभी आप देखिए कि ये जो मुस्लिम एक बड़ा लॉट है जो बोल रहा है कि हमको बीजेपी को रोकना है, इसलिए हमको टीएमसी को वोट देना है। ये मैं सोचता हूँ कि ये करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमारा जो फाइट है, हमारा फाइट सिर्फ पर्टिकुलरली टीएमसी या बीजेपी से नहीं है, हमारा फाइट है आरएसएस। आरएसएस एक बड़ा नेक्सस है जो सिर्फ बीजेपी को नहीं, टीएमसी को भी चलाता है। अगर हम एसआईआर का मुद्दा देखें, एसआईआर में
जो जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है उसमें ज़्यादातर लोग मुस्लिम हैं।